तो चलिए आज एक लोक कथा को सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि उसके हर एक हिस्से को खोलकर देखते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कोई कहानी किसी जगह की हवा में घुल जाती है और लोगों के जहन पर कब्जा कर लेती है। चलिए बहरोपुर के उस कुएं की गहराई में उतरते हैं जो सुनने के लिए मशहूर है। देखिए, हर डरावनी कहानी की ना एक जड़ होती है, एक ऐसा आइडिया जो दिमाग में घर कर जाता है। और भैरवपुर की कहानी के लिए वो जड़ है बस ये एक लाइन। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, समझिए ये एक चेतावनी है, एक नियम है जो उस गांव की हर खामोशी में गूंजता है। किसी भी कहानी का माहौल, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, वो खुद में एक कैरेक्टर होता है। भैरवपुर कोई आम गांव नहीं है। यहाँ का सन्नाटा सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, नहीं, ये एक भारी भरकम चीज है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। और इस पूरे सन्नाटे का सेंटर है वो पुराना कुआं, जिसके इर्द गिर्द पूरे गांव का डर घूमता है। अब ये जो नियम हैं, इन्हें सिर्फ अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असल में यही तो वो साइकोलॉजिकल नियम है जो इस कहानी को ताकत देते हैं। ये नियम ही हैं जो लोगों के मन में डर को जिंदा रखते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कोई इन पर सवाल उठाने की हिम्मत तक नहीं करता। और यही नियम पीढ़ी दर पीढ़ी उस डर को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हर कहानी की तरह यहां भी एक ऐसा किरदार है जो इन पुराने नियमों को चुनौती देता है, और वो है आरव। 25 साल बाद शहर से लौटा एक ऐसा आदमी जिसके लिए गांव की ये सारी मान्यताएं, ये डर, सब बकवास है, पिछड़ापन है। वो लॉजिक और साइंस की दुनिया से आया है। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। और ये लड़ाई सिर्फ आरव और उस कुएं की नहीं है, नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है। एक तरफ सदियों पुरानी लोक कथा है जिसे गांव का हर तजुर्बा सच साबित करता लगता है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न सोच जो हर चीज पर सवाल उठाती है। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। तो आरव अपने पुश्तैनी घर में आता है और अपनी पहली ही रातों में उसका जो तर्क का किला है ना, वो ढहना शुरू हो जाता है। उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगता है जिसे उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है, समझा ही नहीं पा रहा। कहानी लिखने वाले ने यहां अंधेरे को कैसे बताया है, ये देखिए। वो कहते हैं कि ये अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे ये दीवारों में भरा हुआ हो और हर सांस के साथ अंदर जा रहा हो। ये एक एक्टिव, एक खतरनाक मौजूदगी का पहला इशारा है जो आरव को घेर रही है। और जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये डर कैसे धीरे धीरे कदम ब कदम बढ़ता है। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं है, बल्कि ये दिमाग के साथ खेला जा रहा एक बहुत ही धीमा खेल है। पहली रात एक अजीब सा सन्नाटा और पत्थर पर रस्सी रगड़ने जैसी एक हल्की सी आवाज। दूसरी रात अब फुसफुसाहट थोड़ी साफ है पर समझ नहीं आ रही, बस उसमें एक तड़प है, एक प्यास है। और फिर तीसरी रात जब आरव कुएं में झांकता है और उसे अपना ही अक्स दिखता है, पर आंखें खाली हैं, सदियों पुरानी। कुआं आरव के लॉजिक को परत दर परत तोड़ रहा है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। आरव का डर अब सिर्फ डर नहीं रहा, उसमें एक अजीब सा खिंचाव, एक आकर्षण पैदा हो रहा है। कुआं उसे सिर्फ डरा नहीं रहा, वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखिए, कुआं उसे कैसे अपने जाल में फंसाता है। ये किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक शिकारी की तरह काम कर रहा है। पहला कदम, उसे सबसे अलग कर दो, अकेला कर दो। दूसरा, उसका भरोसा जीतो, उसे वो बातें बताओ जो उसके सिवा कोई नहीं जानता। तीसरा, उसे ये यकीन दिलाओ कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें सच में समझता है। और आखिर में उसे मुझ पर निर्भर बना दो, इतना कि वो रात का इंतजार करने लगे। तो कहानी अब अपने सबसे गहरे, सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। जो डर अभी तक पूरे माहौल में फैला था, वो अब सिमट कर एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही दर्दनाक सच पर आकर टिकने वाला है। और फिर कुआं उससे वो सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल देता है। अगर कोई हमेशा के लिए यहां रह जाए तो क्या उसकी यादें मिट जाती हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक भूली हुई, दबाई हुई याद के दरवाजे पर दी गई दस्तक है। एक ऐसा सदमा जिसे आरव का दिमाग सालों से छुपाए बैठा था। और फिर आती है आखिरी, सबसे गहरी चोट। कुआं कहता है, वह यही है जैसे अब तुम हो। और इसी एक लाइन में वो सच छिपा है जिसने आरव की पूरी जिंदगी की नींव हिला दी। उसकी मां,
जिसके बारे में वो सोचता था कि वो शहर चली गई, वो असल में यहीं, इसी गांव में, इसी कुएं के पास खो गई थी। और इस एक पल में आरव के अंदर का सारा डर, सच जानने की जिद के आगे छोटा पड़ जाता है। अब वो भाग नहीं रहा, वो सामना कर रहा है, ये जानते हुए भी कि ये कुआं उसे निगल सकता है, क्योंकि अब जवाब पाना जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आरव गायब हो जाता है, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो उस किंवदंती का, उस लेजेंड का एक नया चैप्टर शुरू होता है। आरव की अपनी जो पर्सनल ट्रेजेडी थी, वो अब भैरवपुर की लोक कथा का हिस्सा बन जाती है, एक नया सबूत जो उस डर को और भी पक्का कर देता है। सोचिए, लोक कथाएं कैसे जिंदा रहती हैं। वो जिंदा चीजों की तरह होती हैं जो नई कहानियों को, नए दुखों को खाकर और बड़ी हो जाती हैं। आरव की कहानी ने उस कुएं के डर को और ज्यादा पर्सनल बना दिया। पहले जो कुआं सिर्फ सुनता था, अब वो नाम लेकर बुलाता है। पहले जो एक चेतावनी थी, अब वो एक ताजा जख्म बन गई है। और आखिर में पूरी कहानी आकर टिक जाती है बस इस एक नंबर पर, 2। एक माँ और एक बेटा, दोनों उस कुएं की गहराई में समा गए और उनकी सांसें अब हमेशा के लिए उस कुएं की फुसफुसाहट का हिस्सा हैं, एक शाश्वत चेतावनी। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल कहानी को भैरवपुर के कुएं से निकालकर सीधा हमारे मन की गहराइयों में ले आता है और एक सिहरन छोड़ जाता है कि हम सब के अंदर भी तो एक ऐसा गहरा कुआं है जहां न जाने कितने राज और डर दफन हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ शब्द कैसे हमारे रोंगटे खड़े कर सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर उतर कर देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला घर खौफ का एक जीता जागता मंजर बन जाता है और कैसे डर की एक छोटी सी चिंगारी एक दिल दहला देने वाली आग में तब्दील हो जाती है। तो चलिए उस घर का दरवाजा खोलते हैं। कहानी की पहली ही लाइन और बस यहीं से बेचैनी का खेल शुरू हो जाता है। रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, वो भारी है। सोचिए, सिर्फ इस एक शब्द से ही यह एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। कह सकते हैं कि डर की पहली ईंट रख दी गई है। तो किसी भी डरावनी कहानी की नींव उसके माहौल से रखी जाती है। यहाँ कहानी एक बेजान खाली घर को एक ऐसी डरावनी चीज में बदल देती है जो सांस लेती है और इंतजार करती है। अब देखिए, डर बनाने के लिए लेखक ने हमारी हर सेंस पर, मतलब हर इंद्री पर हमला किया है। हवा इतनी भारी है जैसे उसमें कुछ खुल गया हो। आवाजें अब रुक रुक कर नहीं, लगातार आ रही हैं। दीवारों के अंदर कुछ रेंगने का एहसास होता है। हर आवाज के साथ फर्श कांप जाता है। ये सब मिलकर एक ही एहसास दिलाते हैं, घर जिंदा हो गया है और वो खतरनाक है। 2:43 ये कोई आम टाइम नहीं है। ये वो पल है, वो एक लम्हा जब हकीकत और वहम के बीच की पतली सी लकीर है ना, वो मिट जाती है। इस एक पल के बाद ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया है और किरदार हमेशा के लिए उस भयानक हकीकत में कैद हो गया है। तो अब तक डर था घर में, लेकिन अब वो डर किरदार के जहन में उतरना शुरू होता है। ये पागलपन की ओर एक सफर है, जहां हकीकत खुद अपना रूप बदलने लगती है। सीढ़ियां उतरने का ये सीन, ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि डर को कैसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। हर कदम के ठीक पीछे किसी के होने का एहसास, टॉर्च की कांपती हुई रोशनी, मानो वो खुद आगे देखने से डर रही हो। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जो किसी भी असली राक्षस से कहीं ज्यादा डरावना होता है। और सबसे कमाल की बात जानते क्या है? कमरा असल में नहीं बदला, किरदार का देखने का नजरिया बदल गया है। दीवारें पास आती महसूस हो रही हैं, छत नीचे झुक रही है। डर अब बाहरी दुनिया को तोड़ मरोड़ रहा है। घर अब सिर्फ डरा नहीं रहा, वो हकीकत को ही बदल रहा है। और बस इसी पल डर एकदम पर्सनल हो जाता है। जरा सोचिए, क्या होगा जब पुरानी अनजानी तस्वीरों में किसी को अपना ही चेहरा दिखने लगे? ये सिर्फ एक डरावना मंजर नहीं है, ये पहचान के मिट जाने का संकेत है। घर अब उसे अपने इतिहास का हिस्सा बना रहा है। खतरा अब बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है। जब आवाज कमरे से नहीं, बल्कि किसी के अपने ही सिर के अंदर से आती है, तो ये डर का सबसे भयानक रूप है। अब वो अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकता। सच और वहम के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट चुकी है। तो कहानी अब एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। जो डर अब तक सिर्फ दिमाग में था, वो अब
जिस्मानी होने वाला है। घर अब सिर्फ इशारे नहीं कर रहा, वो अब छूने वाला है। फर्श से निकला एक हाथ, लेकिन ये कोई मामूली हमला नहीं है। नहीं, ये हाथ दर्द नहीं देता, ये तो यादें देता है। उन सब की यादें जो उस घर में मरे। ये किसी शारीरिक हमले से कहीं ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह सीधा दिमाग पर कब्जा कर रहा है। घर अपना सारा अतीत किरदार के अंदर भर रहा है। और फिर भागने का जो एक रास्ता था वो भी गायब। सीढ़ियों का न होना एक साफ साफ संकेत है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। जाल का आखिरी दरवाजा भी बंद हो चुका है। घर ने उसे अपनी दुनिया में पूरी तरह से कैद कर लिया है। अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के उस अंतिम मोड़ पर, जहां खामोशी ही सबसे जोर से चीखेगी। ये डर का चरम है, किरदार के लिए मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रताड़ना का अंतिम बिंदु। अंधेरे से पहली फुसफुसाहट आती है, एक आवाज जो बताती है कि वो अकेला नहीं है, और ये घबराहट की बस शुरुआत है। और फिर दूसरी फुसफुसाहट, कोई अब हम बन चुका है। अकेलापन एक अनदेखी भीड़ के एहसास में बदल जाता है। और फिर आखिरी फुसफुसाहट, ये एक सीधा ऐलान है, एक फैसला कि वो अब दर्शक नहीं, अगला शिकार है। और फिर वो अंतिम नज़ारा सामने आता है, एक अथाह गड्ढा जिसमें सैकड़ों बिना पलक झपकाए चेहरे हैं। लेकिन सबसे भयानक बात, उन चेहरों में एक चेहरा उसका अपना है, और वो मुस्कुरा रहा है। ये पहचान का पूरी तरह से मिट जाना है, वो अब उनमें से ही एक बन चुका है। अंधेरे में कही गई ये एक आखिरी लाइन पूरी कहानी का सार है। मतलब साफ है, ऊपर जो एक इंसान था वो अब नहीं है, वो भी नीचे आ चुका है। और यहीं कहानी का असली सबसे डरावना सच हमारे सामने आता है। ये घर भूताहा नहीं था, ये घर इंतजार कर रहा था। एक शिकारी की तरह जो बड़े सब्र से अपने शिकार का इंतजार करता है, और अब उसका इंतजार खत्म हो चुका था। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर घर इंतजार कर रहा था, तो क्या वो किसी का भी इंतजार कर रहा था, या फिर वो सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था?